तो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है आपकी एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ सेट्स लिखे हुए हैं, कुछ कलेक्शंस। ये कमेंट करना है कि ये फाइनाइट कलेक्शन है या फिर इनफाइनाइट कलेक्शन है, या फाइनाइट सेट है या फिर इनफाइनाइट सेट है। ये किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स की काउंटिंग करते हैं। अगर काउंटिंग का कोई एंड होता है, टर्मिनेट हो जाती है एक डेफिनेट नंबर के बाद, तो सेट होगा आपका फाइनाइट। और अगर आपकी काउंटिंग टर्मिनेट नहीं करती एक डेफिनेट नंबर के बाद, तो वो क्या हो जाता है? सेट आपका इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट सेट की दूसरी डेफिनेशन क्या थी? जो सेट फाइनाइट नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ थर्ड के फर्स्ट में क्या है? द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस जो होती है उसमें क्या होता है? y इज इक्वल्स टू 0, ये हो गई एक्स एक्सिस। y इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 1/2, y इज इक्वल्स टू 1/7। तो y इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। जितनी भी लाइंस बनती हैं ये सारी की सारी लाइंस हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस बनती हैं। अब इसके लिए जो आपकी कलेक्शन आएगी वो सारी की सारी कलेक्शन में कितने एलिमेंट्स इंक्लूड हो जाएंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्योंकि y इज इक्वल्स टू सी के केस में y इज इक्वल्स टू सी, और ये c के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कांस्टेंट्स हैं। इसलिए ये वाली जो कलेक्शन है आपकी, इस सेट में आएंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्योंकि c की वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज करते चले जाओगे वैसे वैसे आपकी x एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन चेंज हो जाएगी। ऐसे ही फिर द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो इंग्लिश के अल्फाबेट्स की जब हम काउंटिंग करने जाएंगे तो 26 के बाद एंड हो जाएंगे। अगर देखा जाए तो कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स अगर सबको भी काउंटिंग करते चले तो भी 52 के बाद आपकी काउंटिंग की प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी। और अगर काउंटिंग की प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है तो सेट में डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। क्योंकि 52 एक डेफिनेट नंबर है, इसके आगे काउंटिंग रुक गई, तो ये डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाला सेट क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट। तो ये तो आपका इनफाइनाइट, ये है फाइनाइट। फिर इसके बाद द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। अब 5 के मल्टीपल्स का जो सेट आप लिखोगे वो क्या आएगा? x इज इक्वल्स टू 5n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वाले। नेचुरल नंबर भी आ सकता है और इंटीजर, है ना। सेट ऑफ इंटीजर्स जो 5n जैसे दिखते होंगे वो सारे के सारे नंबर्स होंगे, वो 5 के मल्टीपल्स होंगे। अब ये n की वैल्यू है जो ऐसा ऐसा सेट बनेगा ना, x and x is equals to 5n and n belongs to set of इंटीजर्स। अब जैसे जैसे इंटीजर चेंज करते चले जाएंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। तो 5 के मल्टीपल्स हैं जो वो कितने होंगे? इनफाइनाइट। तो यहाँ पे क्या आंसर आया? इनफाइनाइट। फिर द सेट ऑफ एनिमल्स विच आर लिविंग ऑन द अर्थ। तो अर्थ के ऊपर जितने भी एनिमल्स हैं उनका अगर एक सेट बना दिया जाए तो वो डेफिनेट नंबर है ना। वो नंबर ऐसा तो नहीं है कि इंक्रीज करता चला जाए करता चला जाए करता चला जाए जब हम उसकी काउंटिंग की प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। वो जो एनिमल्स हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है भाई, रिप्रोडक्शन करते हैं, उनका नंबर इंक्रीज करता चला जाता है। लेकिन किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो जो एनिमल्स हैं उनका नंबर तो फाइनाइट है ना, डेफिनेट, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया आपका? इनफाइनाइट, सॉरी फाइनाइट। क्योंकि डेफिनेट नंबर ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट है ना फिलहाल, अगर अभी काउंटिंग करने स्टार्ट कर देंगे तो। फिर इसके बाद द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन के पास करने वाले सर्कल्स का सेट है जो वो क्या है आपका? फाइनाइट आएगा या इनफाइनाइट आएगा। अब एक सर्कल अगर है, ये ओरिजिन से पास करते हुए, ये दूसरा सर्कल, ये तीसरा सर्कल, ये ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल हो सकते हैं ना अलग अलग रेडियसेस के साथ। ओरिजिन से पास करने वाला जो सर्कल है ये अलग अलग रेडियस का हो सकता है, और जितनी रेडियस हो सकती है उतने ही वो अलग अलग सर्कल्स बनाएंगे। तो रेडियसेस के ऑप्शंस आपके पास कितने हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ चॉइसेस हैं, कोई भी रेडियस हो सकती है। जितने आपके कांस्टेंट्स हैं वो अलग अलग, उसी के कोरिस्पॉन्डिंग कोई ना कोई रेडियस आएगी। तो जितने कांस्टेंट उतनी रेडियस उतने ही सर्कल। तो
कॉन्स्टेंट्स कितने हैं जो अवेलेबल हैं आपके पास, वो तो इनफाइनाइट है, उनका तो कोई एक टर्मिनेशन पॉइंट आता नहीं है अगर कॉन्स्टेंट्स को काउंट करने लगेंगे तो, क्योंकि सारे के सारे रियल नंबर्स हैं जो वो रेडियस बनने के लिए एलिजिबल है, इसलिए रेडियस बनने के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ चॉइसेस हैं, और अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ चॉइसेस हैं तो आपका सेट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, हमें दो सेट दे रखे हैं ए एंड बी, आपको ये चेक करना है कि ए एंड बी आर इक्वल सेट्स और नोट, कि दोनों सेट इक्वल हैं या नहीं है। अब यहाँ ए में एलिमेंट्स हैं, दो एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्राइटेरिया था कि ए सेट का हर एक एलिमेंट बी सेट से आया हो, या फिर और मतलब एंड बी सेट का हर एक एलिमेंट ए से आया हो। फिर से बोलते हैं कैसे किया जा सकता है कि ए है जो वो बी का सबसेट हो, बी है जो वो ए का सबसेट हो, ए का हर एक एलिमेंट बी से आया हो और बी का हर एक एलिमेंट ए से आया हो। अब देखते हैं कि ए बी का सबसेट है या नहीं है। देखो ए ये भी बी से आया है, बी ये भी बी से आया है, सी ये भी बी से आया है और डी ये भी बी से आया है। तो ए का हर एक एलिमेंट बी से आया है, इसका मीनिंग क्या हो गया, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। फिर बी चेक करते हैं सबसेट ए का है या नहीं है। डी इज अ सबसेट ऑफ ए, सी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब बी के सारे एलिमेंट्स हैं जो वो कहां से आए हैं, ए से। बी इज अ सबसेट ऑफ ए हो गया, और ए के सारे एलिमेंट्स हैं जो वो किससे आए हैं, बी से। ए इज अ सबसेट ऑफ बी हो गया। तो अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ए इज इक्वल्स टू बी सेट हो जाते हैं। और वैसे भी देख सकते हैं कि ये दोनों सेट हैं जो अलग अलग है ही नहीं, क्योंकि ऑर्डर तो मैटर करता ही नहीं ना, वही सेम एलिमेंट्स, इसमें ए बी सी डी करके लिखे हुए हैं, इसमें डी सी बी ए करके लिखे हुए हैं। और आपको पता है कि सेट में एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर चाहे जो भी रहे सेट आपके सेम ही रहेंगे। वही सेम चीज इस केस में अप्लाई होगी, 4 8 12 16 4 8, अच्छा इसमें नहीं अप्लाई हो रही ना, 4 8 16 18। अब यहां देखो 12 है जो वो ए से बिलोंग कर रहा है बट 12 बी से बिलोंग नहीं कर रहा, तो हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो ए में है बट बी में नहीं है। इसका मतलब ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अगर ए बी का सबसेट नहीं है तो ए एंड बी कांट बी इक्वल सेट्स। अब अप्लाई करते हैं इस पे 2 4 6 8 10, और बी सेट क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल्स टू 10। तो इसकी भी अगर आप रोस्टर फॉर्म लिखने जाओगे तो पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल्स टू 10, तो इसमें ये आएगा 2 4 6 8 10, यही है पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो लेस देन इक्वल्स टू 10 है। तो ये जो बी सेट है वो आइडेंटिकल आ गया ए सेट के, तो इसलिए बी इज इक्वल टू ए। तो ये दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज फ्रॉम सेट ए एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A is from set B. So A is the subset of B and B is the subset of A. This means A is equal to B as a set.